नमस्कार दोस्तों, वीआईपी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज अलंकार पढ़ाऊंगा। अलंकार और छंद और रस पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आप लोगों के आज 6 नंबर क्लियर कर दूंगा। अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले मैं आप लोगों को अनुप्रास अलंकार बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप लोग जान ही चुके हो, जहाँ एक ही वर्ण, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर व्यवसाय, इसमें आ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं आप लोगों को उपमा अलंकार बताने जा रहा हूँ, जो कि पेपर में बहुत ही खास है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। समानता मतलब जैसे समान दो दो वर्ण हो, वहाँ समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल की जैसे पीपर पात सरस मंडोला, मतलब इसके शब्द को दोनों एक ही हैं पर अर्थ इनका अलग है। पीपर पात सरस मंडोला। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा अब उदाहरण। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतुप पड़ियो प्रभात। यह है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। नमस्कार। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बच्चों क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदत उदयगिरि मंच पर, रघुबल बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। इसका अर्थ यही। मैं आप लोगों को रस पढ़ाऊंगा, जो कि 2 नंबर इससे से पूछते हैं। अब मैं आप लोगों को रस बताने जा रहा हूँ। जहाँ जब विभाव अनुभाव तथा पंचारी भाव का संयोग होता है, तो वहाँ रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वहाँ संगार रस उत्पत्ति होती है, उसे संगार रस कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, जहाँ विभाव अनुभाव तथा पंचारी भाव के संयोग से होता है, वहाँ रति नामक अस्थाई भाव होता है, इसलिए संगार रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ कोई रस उत्पत्ति हो, जिससे हम कुछ खाते हैं तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है, बस वही रस हो जाता है, उसे हम संगार रस कहते हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा। कहत नृतत खिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नानन ही सौ बात। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वीर रस। जब विभाव अनुभाव तथा पंचारी भाव का संयोग होता है, जब अनुभाव और तथा विभाव का योग होता है, तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए आपकी कहीं लड़ाई हो गई, तो आप दोनों लड़ाई करने गए, तो वहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति हुई। कोई मार खा गया, आपको वहाँ वीरता आई ना, उसे हम वीर रस कहते हैं। अब मैं आप लोगों को उदाहरण बताने जा रहा हूँ। बुंदेले हर खोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पर, जब छोटी क्लास में थे तो आप लोग ये झांसी की रानी जरूर पढ़ा होगा। यही है वो कहानी। हास्य रस। अब मैं आप लोगों को हास्य रस बताऊंगा। जब विभाव अनुभाव तथा पंचारी भाव का संयोग होता है, जब इसमें विभाव और अनुभाव तथा पंचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए किसी की बात सुनकर आपको हंसी आ गई, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कोई आदमी लंगड़ा है, लूला है, और आप वहाँ उसे लंगड़ा कह रहे हैं, या फिर कोई टकला आदमी है उसे आप टकला कह रहे हैं, तो वहाँ से हंसी उत्पत्ति होती है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, जैसे गंजा है, उसका बुरा समय का चल रहा है तो वह रोता है, तो किसी ने भी कहा, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, मतलब कि तुम्हारा कुछ भी हो जाए पर तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए इसे सुनकर हमको हंसी आ गई, इसीलिए हास्य रस कहते हैं इसको। अब मैं आप लोगों को छंद पढ़ाऊंगा। छंद, सबसे पहले मैं आप लोगों को दोहा बताऊंगा। दोहा ये है कि ये एक अर्धमात्रिक सममात्रिक छंद है। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं, ये अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ये बात आप लोग बच्चों जरूर याद रखना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, फिर और दूसरे और चौथे चरण में। ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि यही बात पे बच्चों फंस जाते हैं, इसको नहीं याद रखवाते। 11-11 मात्राएं होती। जैसे आप लोगों को हम बताएंगे उदाहरण, मेरी भव बाधा हरे राधा नारे सोई। इसमें देखिए 2 मात्रा है, इसमें भी 2, इसमें 1 1 2 2 1 2, ये 2 2 2 1 1 1, इसमें 13 मात्राएं हो गई। इसमें भी जा तन की झाई धरे स्थल भरत धूति हुई। अब आप लोगों को सोरठा बताऊंगा। सोरठा जैसे कि उसका उल्टा होता है। अगर आप लोगों को फोरठा पढ़ना है तो इसी का सेम उल्टा कर दे। उदाहरण भी इसी तरह उल्टा कर सकते हैं, बट उसी तरह सेम टू सेम रहता है। पूरे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको चाहे इधर लिख दो चाहे उधर हो, तो कोई भी आपका नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा। अब मैं आप लोगों को चौपाई बताने जा रहा हूँ। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखो, उसमें दोहा में भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होती है। पर इसमें ये बात ध्यान रखते होते, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। बच्चों कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। अंतिम और गुरु लघु नहीं होने चाहिए। जैसे ये उदाहरण में है, इसमें लघु और दीर्घ नहीं होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा उदाहरण जो कि हर बच्चे की जुबान पे रहता होगा। हमको पता है कि ये बचपन में जब होता है तो आप लोग भूत से डर जाते हैं, तो ये गाना जरूर गाते। ये चालीसा आप लोग जरूर पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये आप लोग एग्जाम्पल रख सकते हैं। अगर आप लोगों को जैसे चौपाई आ गई है कि प्रत्येक मात्रा 16 होती है, पर लास्ट में उसमें दीर्घ वो गुरु लघु नहीं होनी चाहिए, तो ये आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अंजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तेव केत लुगाड़ा। मेरी क्लास यहीं तक। मैं आप लोगों को फिर कोई नई टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।